नमस्कार, ये है लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला और भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हूं विवेक मिश्र। हमारा आज का पहला सवाल है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल कौन सी है? आपके विकल्प हैं ए अवसादी, बी कायांतरित चट्टान, सी आग्नेय और डी ज्वालामुखीय चट्टान। आपका सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या ए यानी कि अवसादी चट्टान। सबसे ज़्यादा अगर धरातल पर फैली हुई चट्टानों का विस्तार देखेंगे तो वो होता है अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान ही है जो धरातल के लगभग 75% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। अवसादी शैलों का एग्जाम्पल देखें तो चौक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्ले और शैल जो है ये किस प्रकार की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की पपड़ी का आधा भाग बना है किससे? विकल्प ए फेल्सपार, बी एम्फीबोल्स, सी क्वार्ट्ज और डी है अभ्रक। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि फेल्सपार। आपको पता भी होगा कि पृथ्वी की परपटी का लगभग आधा भाग फेल्ड्सपर यानी कि फेल्सपार से बना होता है। सिलिका, ऑक्सीजन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इत्यादि जो भी तत्व हैं वो फेल्ड्सपर में शामिल होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है, यह किसका कथन है? आपके विकल्प हैं ए के लॉबिक, बी पीजी वारसेस्टर, सी बीसी बर्चफुल और डी है डब्ल्यू जे मिलर। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि ए के लॉबिक ने इस कथन को कहा था। सामान्य तौर पर हम लोग बहुत जो कठोर चीज़ें होती हैं उसी को चट्टान के रूप में समझते हैं, लेकिन अगर हम लोग भूगर्भ शास्त्र और भूगोल में चट्टान शब्द को देखें तो यहाँ पर इसका व्यापक अर्थ होता है, जिसके अंतर्गत चाहे वो कठोर हो चाहे वो कोमल हो, उन सभी पदार्थों को चट्टान के रूप में शामिल किया जाता है। पपड़ी में मौजूद इन तत्वों को शामिल करते हैं। इसी बात को देखते हुए विद्वान जो थे लॉबिक, उन्होंने कहा था कि शैल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है। जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो शैल भी बदल जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? आपके विकल्प है ए लावा, बी मैग्मा, सी पातालीय और डी मध्यवर्ती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि मैग्मा। आपको पता है कि चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है और वो धरातल के मौजूद होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी से जो निकलता है यानी कि धरातल पर जो बाहर निकल जाता है उसको लावा कहते हैं, और आंतरिक भागों में जो मौजूद होता है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। जहाँ पर यह मौजूद होता है उसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ठोस में ठंडे हुए मैग्मा को आग्नेय चट्टान, जब ये धरातल पर आकर के ठंडा होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ये जो उद्गार होता है ज्वालामुखी में, ये दो तरीके से होता है, ये आंतरिक भी होता है और बाहर भी होता है। कभी कभी सवाल आपसे पूछा जाता है कि मैग्मा का तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान सामान्य तौर पर 500 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इसके निर्माण की बात करें, अलग सवाल पूछा जा सकता है कि मैग्मा का निर्माण कहाँ होता है? तो मैग्मा का निर्माण क्रस्ट के निचले भाग में और मेंटिल के ऊपरी भाग में होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, पातालीय आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब, चूंकि आपको पता है पहले से ही ये बताया गया है कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो बाहर और अंदर दोनों होता है। अब इसमें जो चट्टानें पिघली हुई हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा गहराई पर होता है तो उसी को हम लोग पातालीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसका सही विकल्प आपको मिल जाएगा विकल्प संख्या सी में। यहाँ पर लिखा गया है कि मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, यानी कि ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन दो विभागों में विभाजित किया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को हम लोग दो रूपों में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरे को कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, यानी कि अंतर्वेधी और बहिर्वेधी कहते हैं। इस प्रकार आपका इसमें विकल्प ए वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? सबसे प्राचीनतम शैल कौन सी होगी, यानी कि सबसे पहले किस चट्टान का उद्गम हुआ है वो आपको बताना है। तो अवसादी शैल, आग्नेय, रूपांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान ही है जो सर्वप्रथम इसका निर्माण होता है। इसी कारण इस चट्टान को हम लोग प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसकी जो रचना होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होती है। अन्य चट्टानों की बात करें तो अन्य चट्टानों का निर्माण भी चाहे वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इसी यानी कि आग्नेय चट्टान से होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी है? आग्नेय है, कायांतरित है, अवसादी है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, यानी कि आग्नेय चट्टान। इसको हम लोगों ने अभी इस सवाल में देखा था कि आग्नेय चट्टान जो है वो सबसे प्राथमिक चट्टान होती है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि इस चट्टान में परत नहीं पाई जाती है, जीवाशेष नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यांत्रिक या भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन चट्टानों पर ज़्यादा होता है। इसी वजह से इन चट्टानों में विघटन और वियोजन होने लगता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी के अंतर्गत जो आता है वो है बेसाल्ट चट्टान। विकल्प आपका इसमें बी वाला सही हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो बेसाल्ट जो होती है वो आग्नेय यानी कि प्राथमिक चट्टान होती है। बेसाल्ट जो है वो बारीक कणों वाली बाह्य चट्टान होती है, यानी इसका जो जमाव होता है वो धरातल के ऊपर होता है जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से आपको खोजना है कि कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि क्वार्टजाइट। अब इसमें देखेंगे तो बेसाल्ट, गैब्रो और ग्रेनाइट ये सभी क्या हैं? ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि क्वार्टजाइट क्या है? वो एक अवसादी चट्टान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको अपना उत्तर देना है। इसमें जब आप सभी कथनों को पढ़ेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा, कूट की सहायता से जब आंसर देंगे तो इसमें केवल एक सही है, यानी कि कथन संख्या 1, यानी कि जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है वो पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने और जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये वाला कथन आपका पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और सभी के सभी कथन जो हैं वो आग्नेय चट्टानों से हैं। उपर्युक्त कथनों में एक या अधिक सही हो सकते हैं। अब आपको बताना है कि कौन से सही हैं और उसी का जो उत्तर आपको देना है, कूट की सहायता से अपना आंसर चुनना है। सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि विकल्प संख्या सी हो जाएगा आपका सही, यानी कि कथन 1 और 2 इसमें सही होंगे। अब देखते हैं कि कथन 1 और 2 क्या कहता है। तो कथन 1 में कहा गया है कि आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी और प्रतिरोधी होती हैं। इसमें इस चट्टानों में स्तरीकरण नहीं होता है, यानी कि इसमें लेयर
नहीं पाया जाता है। तो ये पूरी तरह से आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो सही हो जाएगा। विकल्प आपका इसमें सी वाला सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शैलें रवेदार हैं? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, चूंकि इसको आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि आग्नेय चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है? आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है कौन सा? तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, सर्पेंटाइन, नीस और सिस्ट। विकल्प संख्या सी आपका इसमें सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, जीवावशेष, वनस्पति अवशेष और अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं? बहुत आसान सा लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है कि फॉसिल्स किसमें पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं पाताली चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, आग्नेय या फिर परिवर्तित चट्टानों में। सही जवाब इसका हो जाएगा परतदार चट्टानों में, यानी कि अवसादी चट्टानों में होता है। कारण क्या है? क्योंकि अवसादी या परतदार चट्टानों का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के चूर्ण और जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के समूहन संगठन से होता है। इसी वजह से जो अवसादी चट्टान है इसमें जीवावशेष पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टान में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? सवाल आपका वही करीब है, आंसर इसका हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान, विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, दानेदार संरचना वाली आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि प्यूमिस। इसमें देखा जाए तो प्यूमिस जो होता है वो ग्लासी और कणहीन शैल का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें सामान्य तौर पर कण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें पाए भी जाते हैं और जो पाए जाते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं। जबकि ग्रेनाइट की बात करें, बेसाल्ट की बात करें, गैब्रो, डोलेराइट या डायोराइट की बात करें तो इन सभी में दाने पाए जाते हैं, यानी कि इसमें रवे पाए जाते हैं और ये आग्नेय चट्टानों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, सिल क्या होता है? कठोर हुई मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर होती है, या फिर समांतर चादर होती है, मुड़ी हुई चादर होती है, या अवनमन होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि कठोर हुई मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, क्वार्टजाइट का निर्माण कैसे होता है? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, चूना पत्थर के रूपांतरण से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से, या फिर लावा के उद्गार से? तो सही जवाब इसमें होगा आपका क्वार्टजाइट का निर्माण जो होता है वो बलुआ पत्थर के रूपांतरण से होता है। आंसर आपका इसमें ए सही होगा। बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर का निर्माण होता है, ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस का, और लावा के उद्गार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये सवाल महत्वपूर्ण है, पीजीटी में एक बार इस सवाल को पूछा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर से रूपांतरण से निर्मित होता है? यानी कि बालू पत्थर से क्या बनता है? सवाल आपका वही है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका क्वार्टजाइट हो जाएगा, विकल्प संख्या इसमें सी आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? सेम वही सवाल है, बालू पत्थर के रूपांतरण से किसका निर्माण होता है? तो क्वार्टजाइट का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, यानी कि वो प्राथमिक चट्टान के रूप में है? तो आंसर आपको इसमें संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और बलुआ पत्थर है। तो आप जानते हैं कि क्वार्टजाइट और संगमरमर पूरी तरह से आप ये रूपांतरित चट्टान होती है, स्लेट भी एक रूपांतरित है, जबकि इसमें जो बलुआ पत्थर है वो प्राथमिक चट्टानों के रूप में देखने को मिलती है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, क्वार्टजाइट का निर्माण किसके रूपांतरण से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर के रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। आंसर इसमें आपका ए सही होगा। नेक्स्ट है कि अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है, आग्नेय शैलों का अत्यधिक रूपांतरण, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी। अति रूपांतरण का मतलब है कि रूपांतरित शैलों का भी अगर रूपांतरण होता है तो उसको इंटेंस मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान चट्टानों का संगठन, उसका रूप बदल दिया जाता है, लेकिन चट्टान में किसी प्रकार का विघटन और वियोजन नहीं होता है। सामान्य तौर पर रूपांतरण परतदार और आग्नेय शैलों का होता है सामान्यतः, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूपांतरित शैलें जो है उसमें भी रूपांतरण किया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को इंटेंस मेटामॉर्फिज्म यानी कि अति रूपांतरण कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन दीजिए। अब इसमें आपको दिया गया है कि रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं, रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होता है इसमें, रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है, और चौथा है कि रूपांतरित चट्टानों में धारियां होती हैं। तो इसमें आपका सभी के सभी जो होते हैं वो सभी कथन इसमें सही हैं। आंसर आप देखेंगे तो डी वाला आपको मिल जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी प्रकार के कथन इसमें सही हैं। अगला आप इसमें अगर याद करने के लिए देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि रूपांतरित चट्टानों की ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं हैं? कठोर नरम कुछ भी हो सकती हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, खनिज संरचना इसकी बदल दी जाती है रूपांतरण के दौरान, और रूपांतरित चट्टानों में धारियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? यानी कि इसमें फिर से आपको पूछा गया है कौन सी प्राथमिक या मूल चट्टान है। तो ग्रेनाइट को आप जानते हैं कि ये आग्नेय चट्टान है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या सी यानी कि ग्रेनाइट चट्टान। अब इसमें आग्नेय चट्टानों में और एग्जाम्पल्स के अगर देखेंगे, चूंकि एग्जाम्पल्स ही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डोलेराइट, डायोराइट, ये सभी के सभी कैसी हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं। कायांतरित चट्टानों के नामों की बात करेंगे तो स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, शिस्ट, सर्पेंटाइन, स्लेट, ग्रेफाइट होती है। कायांतरित चट्टानों का निर्माण जो होता है वो उसमें अत्यधिक दाब, अत्यधिक ताप और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? यानी कि वो भी क्या है? मूल चट्टान के रूप में है। तो अभी आपने देखा था कि बेसाल्ट जो होती है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यानी कि आपको गलत मैच देखना है। तो स्लेट जो है वो बलुआ पत्थर से नहीं बनता है, बल्कि बलुआ पत्थर से क्या बनता है? तो बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। तो इस तरह से आप इसमें सही आंसर लगाएंगे तो स्लेट, बलुआ पत्थर, ये वाला मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको शिला निर्माण और दूसरी तरफ शिला दिया गया है। तो बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान जो होती है वो ग्रेनाइट नहीं होती है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी। ग्रेनाइट शैल जो होती है वो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है। इसके निर्माण की बात करेंगे तो धरातल के नीचे काफ़ी गहराई में इसका निर्माण होता है, और इसी कारण इस चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान या प्लूटोनिक शैल भी कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। तो गलत इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट आग्नेय है, स्लेट अवसादी है, नीस रूपांतरित, बेसाल्ट आग्नेय। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा
विकल्प संख्या बी यानी कि स्लेट जो है वो एक अवसादी चट्टान है, ये गलत है। स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है, न कि अवसादी चट्टान है, और इसका निर्माण जो होता है वो रूपांतरण के बाद होता है, अति रूपांतरण का ये नतीजा होता है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, शेल के रूपांतरण से बनने वाली शैल कौन सी है? शेल का रूपांतरण जब होता है तो क्या बनता है? स्लेट बनता है शेल के रूपांतरण से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, शेल और बालुका पत्थर पर तापीय अंतर प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, आंशिक रूप से होता है, नगण्य होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो तापमान का प्रभाव बहुत कम होता है। तापीय परिवर्तन का चट्टानों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन चट्टानों की कई ऐसी भी प्रकार हैं जिन पर तापीय परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो चट्टान चूर्ण से निर्मित खासकर शेल और बालुका पत्थर पर तापीय अंतर बहुत कम आपको देखने को मिल जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, लोपोलिथ और फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? ये आप जानते हैं, आपके विकल्प हैं आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और उनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि लोपोलिथ, फैकोलिथ ये सभी चट्टानें कैसी होती हैं? ये आग्नेय चट्टानें होती हैं और ये आंतरिक भागों में बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो लोपोलिथ और फैकोलिथ ये आग्नेय चट्टानें होती हैं, और इस वर्ग की चट्टानों में और अगर बात करें तो सिल है, डाइक है, लैकोलिथ है, बायोलिथ है, ये सभी कैसी हैं? आग्नेय चट्टानें ही हैं, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये ठंडा होकर बनती हैं। दो चट्टानों के मध्य उल्टे कटोरे के रूप में अगर कोई लावा जमा होता है तो उससे जो बनने वाली आकृति होती है उसको हम लोग फैकोलिथ कहते हैं, और लोपोलिथ का आकार जो होता है वो सीधे कटोरे की तरह, जैसे बेसिन होता है उस प्रकार का ये आकार बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? तो अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है, आपके विकल्प हैं स्लेट, कोयला, चूना पत्थर और ग्रेबो। तो आंसर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, विकल्प आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सवाल को समझ लें कि अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है, तो कोयला और चूना पत्थर जो है वो अवसादी शैलों का उदाहरण है। कोयला और चूना पत्थर जो है ये अवसादी शैलें हैं, और इसमें से स्लेट और गैब्रो जो है वो आग्नेय चट्टानें हैं। तो इस तरह से आपका आंसर तो सही नहीं मिला, लेकिन आप इस चीज़ को समझते रहें कि स्लेट और गैब्रो जो है वो कैसी हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि कोयला पत्थर और चूना ये कैसी हैं? अवसादी चट्टान। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है, पवन के द्वारा, हिमनद के द्वारा, या फिर भूजल के द्वारा? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या डी, आपका इसमें सही हो जाएगा भूजल के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से परतदार चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको अपना जवाब देना है। इसमें आपको दिया गया है पहला कि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा है आपको कि परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। तीसरा है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। तो ये आपको चारों कथनों के आधार पर अपना सही जवाब देना है। इसमें आपको जो कूट है उसमें दिया गया है कि विकल्प संख्या ए में क्या है कि एक और दूसरा कथन सही है, विकल्प आपको बी में दूसरा और तीसरा सही है, सी में एक और चार सही हैं, जबकि डी में सभी चारों कथनों को सही बताया गया है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये सभी के सभी कथन क्या हैं? सही हैं। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण आप जानते हैं कि चट्टानों का जो मलबा होता है यानी कि अवसाद होते हैं उसके जल में जमा होते रहने से होता है।
इसमें वनस्पति और अवशेष, वनस्पति और जीवाश्म बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये भी आपने देखा था कि पहले ही सवाल में हम लोगों ने देखा था कि इसका जो विस्तार होता है तकरीबन 75% भागों पर इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो सही कथन हो जाएगा, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह कहाँ बनती है, यही आपसे सवाल है। तो बलुआ पत्थर जो होता है वो पानी के नीचे बनती है, यानी कि विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, पानी के नीचे बनती है। तो विकल्प आपका इसमें बी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या होता है कि आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, ये कथन सत्य है। उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम नहीं पाए जाते बल्कि बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। वे जल के लिए सरंध्र नहीं होती हैं बल्कि इसमें ज्वाइंट्स के सहारे जल प्रविष्ट करता है। और इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा नहीं होती है, जबकि सिलिका की मात्रा इसमें होती है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, अधोलिखित यानी कि नीचे लिखी गई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आसान सा सवाल है, आग्नेय में नहीं पाए जाते और आग्नेय का उदाहरण ग्रेनाइट है। तो आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है। तो इसमें आग्नेय और तलछटी ये दोनों प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो आंसर इसमें आपका सी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है कौन सा, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेनाइट चट्टान जो होती है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है बल्कि ये आग्नेय चट्टान होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि इसमें आपको 3 चट्टानें ऐसी हैं जो एक ही समूह की हैं और एक चट्टान ऐसी होगी जो कि अन्य समूह से संबंधित होगी। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि नीस इसमें अलग है। अब इसमें अगर देखा जाए तो बालुका पत्थर जो है, चूना पत्थर और सेल जो है, ये सभी की सभी कैसी हैं, अवसादी चट्टान है। लेकिन नीस की बात करें तो यह एक कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है। सामान्य तौर पर नीस का जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट या फिर डायोराइट के रूपांतरण से होता है और ये सभी कैसी हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। इसके अलावा ग्रेबो से भी सेल का निर्माण किया जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर उपस्थित है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, आपके विकल्प हैं ए उत्तरी पूर्वी तट, दक्षिणी तट और दक्षिणी पश्चिमी तट। तो सही जवाब इसमें होगा विकल्प संख्या आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि दक्षिण पश्चिमी तट पर। डार्लिंग श्रृंखला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर मौजूद है। विकल्प आपका इसमें डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। विकल्प है ए जापान, बी ब्रिटिश कोलंबिया, सी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और डी है दक्षिण पूर्व एशिया। सही जवाब होगा ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। आसान सा सवाल है, आंसर इसका हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वतों में। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन है, यानी कि लंबाई किसकी सबसे ज़्यादा है। तो एंडीज की है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मौजूद है। तो एंडीज
पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में मौजूद है? तो आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। और रॉकीज की बात करेंगे तो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। अगला और आज की इस अभ्यास सीरीज का हमारा आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? आंसर आपके हैं रॉकीज, आल्प्स, हिमालय और इंडीज। यहाँ पर आपसे लंबी पूछा गया है तो आंसर आपका हो जाएगा इंडीज पर्वत श्रृंखला, विकल्प संख्या डी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप बेहतर तैयार करें। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।